नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच कुछ गंभीर मुद्दों को लेकर के, खास करके वर्तमान सरकार से संबंधित और नरेंद्र मोदी। आप जानते हैं देश की सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी पनौती, सबसे बड़ा अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। बात तो उनसे ही होगी और उनसे ही शुरू होती है, उनसे ही खत्म होती है। आप जानते हैं। रही बात आज की, मेरे दोस्त, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को अब पंगु बना दिया है, माने ईडी का हथियार छीन लिया है। यूं कह सकते हैं कि ईडी अब एक्सटॉर्शन का काम नहीं कर पाएगी नरेंद्र मोदी के लिए, डराने धमकाने का काम नहीं कर पाएगी नरेंद्र मोदी के लिए, वसूली का काम नहीं कर पाएगी नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि जमानत पर जो व्यवस्था लागू कर रखी थी, डराने का धमकाने का, जिस तरह से लोगों को प्रक्रिया में फंसाकर उन पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से रोक लगा दिया है। और उसका मूल कारण है कि ईडी जिसे गवाह बना करके बयान के रूप में प्रस्तुत करती थी कोर्ट में, जिसके आधार पर किसी को भी जेल में डाल देती थी, जमानत नहीं लेने देती थी, अब वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नहीं कर पाएगी। ये तो बात ईडी की हो गई, लेकिन यहां बात मैं ईडी के यू टर्न की बात कर रहा हूं। मेरे दोस्त, ईडी बहुत जल्द प्रधानमंत्री कार्यालय पर छापा मारने वाली है। आपको राहुल गांधी ने एक बात कही थी कि ईडी हमारे ऊपर छापा मारने वाली है, हम पर कभी भी छापा पड़ सकता है। और यह विश्वस्त सूत्र, यानी ईडी के किसी अधिकारी के द्वारा ही यह सूचना उन तक पहुंचाई गई थी। ईडी नरेंद्र मोदी के तौर तरीकों से नरेंद्र मोदी के तौर तरीकों से ईडी खुद भी परेशान हो चुकी है। नरेंद्र मोदी किस तरह से देश चला रहे हैं, किस तरह का काम ईडी से करवा रहे हैं, उसके लिए अब ईडी खुद भी शर्मिंदा है। और वैसे भी हवा के साथ सभी बदलते हैं, रुख बदलता है, जब नीति बदलती है, राजनीति बदलती है, और जब राजनीति करवट लेती है तब तो ऐसे रुझान आने लगते हैं। ईडी को भी अब समझ में आ गया है मोदी का अमृतकाल तो गया, अब जिसका भी जो भी समय आएगा, कम से कम मोदी काल तो नहीं आएगा। ये ईडी को भी समझ में आ गया है, तो ईडी ने भी टर्न लेना शुरू कर दिया है। नरेंद्र मोदी इसी ईडी, सीबीआई या संविधान की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए वेस्ट बंगाल की सरकार गिराने में लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी वेस्ट बंगाल की सरकार गिरा पाएंगे या अपनी सरकार बचा पाएंगे। यह तो आपको भी पता है कि नायडू, नीतीश और भी बहुत से एनडीए के घटक दल भाग चुके हैं, गायब हो चुके हैं, गुम हो चुके हैं, फरार हो चुके हैं, ऐसा कह सकते हैं, नरेंद्र मोदी की कैद से। और अब पंगा लेने के लिए ये सभी तैयार बैठे हैं। तो नरेंद्र मोदी ईडी का इस्तेमाल करके, राज्यपाल का इस्तेमाल करके, कानून का दुरुपयोग करके, राष्ट्रपति महोदया का इस्तेमाल करके, बयान आपने देखा ही उनका आ गया, एक पक्षीय बयान। उन्होंने जो बयान दिया उससे नहीं लगता कि, और सवाल उठने चाहिए उससे, उनके बयान से यह नहीं लगता कि वो एक राष्ट्रपति जैसी गरिमामयी पद पर बैठी हुई हैं और बैठकर यह बयान दे रही हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह उन्होंने बयान दिया। यह एक अशोभनीय कार्य था। तो इन सब चीजों का इस्तेमाल करके, इन सब स्टूडेंट्स का इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी बंगाल की सरकार गिराने की फिराक में है। अब देखना यह है कि नरेंद्र मोदी बंगाल की सरकार गिरा पाते हैं, अपनी सरकार बचा पाते हैं, क्या पहले होता है। यह तो 100% श्योर है, नरेंद्र मोदी वेस्ट बंगाल की सरकार गिराने से पहले अपनी सरकार बचा नहीं पाएंगे। तो फिर वेस्ट बंगाल की सरकार क्या गिरा पाएंगे। कोशिश भले ही जारी है और ईडी की भी अब तैयारी है। ईडी
मोदी पर छापा मारेगी। शायद कानूनी बाध्यताएं कुछ होंगी जिसके कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है, वरना ईडी अब तक तो अडानी और अडानी के सारे संस्थानों पर और मोदी पर छापा पड़ चुका होता। पड़ेगा एक ना एक दिन, यह तो होना ही है। और जो होना है उसे कौन रोक सकता है? होनी को कौन रोक सकता है? और यह बात होनी को कौन रोक सकता है, इस बात को नॉन बायोलॉजिकल नरेंद्र मोदी से बेहतर कौन समझता होगा। वैसे समाचारों में आजकल आप देख रहे होंगे गुजरात मॉडल का विकास। मैं नहीं समझता कि वैसे गुजरात मॉडल का विकास तो यह है कि वहां के हर घर में पानी घुस गया है और पानी के साथ अब तो मगरमच्छ भी घुसने लगे हैं। विकास कुछ ज्यादा हो गया है। और इसी मॉडल को दिखाकर नरेंद्र मोदी आपसे वोट मांगे थे, आपने भी दे डाले। खैर, नरेंद्र मोदी का विकास कुछ ऐसा ही है, जहां भी उन्होंने हाथ रख दिया वो सर्वनाश हो गया। चाहे राम मंदिर हो, चाहे संसद हो, जहां भी समझ लीजिए। और विनाश इसलिए हो गया क्योंकि सब इनके भाई बंद लगे थे, काम से ज्यादा लूटने में मशगूल थे। 100 रुपया लिए काम करवाने के लिए तो 10 रुपया लगाकर 90 खा गए, सब मिल बांट के। कुछ मोदी के पास आया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, तो कुछ और जगह गया, जहां भी गया, लेकिन काम 10 रुपए का ही हुआ 100 रुपए की जगह। तो परिणाम वही होगा जो सामने है। जहां भी नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल में जिस जगह का, जिस निर्माण का उद्घाटन किए, उनके साल भर भी वो झेल नहीं पाया नरेंद्र मोदी के उद्घाटन को। यह है नरेंद्र मोदी का प्रताप। और वैसे भी नॉन बायोलॉजिकल है, शायद वो जाते हैं जहां फीता काट देते हैं वहां की बिल्डिंग ही गिर जाती है। सिर्फ यही नहीं, न जाने क्या क्या हो जाता है। खैर, नरेंद्र मोदी के लिए मुसीबत बने हुए इस समय राहुल गांधी एक और गुगली में फंसा लिए हैं। वैसे ये राजनीति राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से ही सीखी है। नरेंद्र मोदी ने ही राहुल गांधी को इस तरह की क्रिटिकल राजनीति की ट्रेनिंग दी है। कहते सिखाते अब सीख लिए हैं। नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को गुमराह किया, झूठ और जुमले के बल पर सरकार और सत्ता में आ गए, काम कुछ नहीं किया मेरे दोस्त। लेकिन एक ऐसी गुगली पूरे देश को, या यूं कह सकते हैं कि ऐसा अफीम पूरे देश को चटा दिया कि पूरा देश भ्रमित हो गया, हिंदू मुसलमान में बंट गया, नरेंद्र मोदी के जाल में फंस गया। राहुल गांधी आए, राहुल गांधी ने एक ऐसी गुगली फेंकी कि नरेंद्र मोदी का वो जाल टूट करके बिखर ही नहीं गया। नरेंद्र मोदी खुद राहुल गांधी की गुगली में बुरी तरह फंस गए। वो गुगली है जातिगत जनगणना। नरेंद्र मोदी ने 80-20 पर गेम खेला था, राहुल गांधी 90 और 10 पर गेम खेल गए। आप समझ सकते हैं कि गरीबों की, मुसलमानों की, सवर्णों में गरीबों की भी बात कर रहा हूं, गरीबों की, मुसलमानों की, ओबीसी की, एससी एसटी की, इन सब की आबादी सबसे ज्यादा इस देश में है। अब राहुल गांधी उस गुगली में नरेंद्र मोदी को फंसा दिए जातिगत जनगणना के नाम पर। चारों खाने चित। अब नरेंद्र मोदी का वो जो षड्यंत्र था हिंदू मुसलमान वाला, सब बंद हो गया, सब खत्म हो गया। अब नरेंद्र मोदी, आपने देखा होगा, शायद आगे के चुनाव में आपको देखने को भी मिलेगा। वैसे तो उम्मीद नहीं है कि नरेंद्र मोदी से भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार करवाएगी, यानी आरएसएस चुनाव प्रचार में नरेंद्र मोदी को उतारेगी, ऐसी उम्मीद नहीं है। अगर कहीं गए भी चुनाव प्रचार के लिए, बात के लिए, तो वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करेंगे, वो कपड़ों से पहचानने वाली बात भी नहीं करेंगे, वो टोपी की भी बात नहीं करेंगे, वो कब्रिस्तान और श्मशान की भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी बुरी तरह से वो जातिगत जनगणना में फंस चुके हैं
निकल ही नहीं पा रहे हैं, काट ही नहीं है, थोड़ी सोच ही खुद को ही। और वैसे सिर्फ यही नहीं, राहुल गूगली पर गूगली, गूगली पर गूगली, गूगली पर गूगली फेंकते जा रहे हैं। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को सिर्फ जातिगत जनगणना पर नहीं फंसा दिया, यानी नहीं घेर दिया, बल्कि ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस वाले मामले में भी नरेंद्र मोदी को फंसा दिया। ओपीएस मानने के लिए नरेंद्र मोदी तैयार नहीं थे, एनपीएस लेके आए, देश मानने के लिए नहीं तैयार हुआ, तो यूपीएस लाना पड़ा राहुल गांधी के डर से। अब उसे भी कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। बात इतनी सी है कि अब नरेंद्र मोदी पर किसी को भरोसा ही नहीं रहा। नरेंद्र मोदी मतलब जुमला, नरेंद्र मोदी अपने आप में एक जुमला है। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री होना भी एक जुमला है देश के लिए। नरेंद्र मोदी के लिए चाहे जो भी हो, वो तो मजे ले रहे हैं, याशी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, जो भी, लेकिन नरेंद्र मोदी की हर चाल का, हर षड्यंत्र का तोड़ अब राहुल गांधी के पास आ चुका है। नरेंद्र मोदी की पिच पर मैं कभी यह बात बार बार बोलता था कि नरेंद्र मोदी के पिच पर किसी भी राजनेता को जाकर नहीं खेलना चाहिए। यानी नरेंद्र मोदी सिर्फ हिंदू मुसलमान और सांप्रदायिक मुद्दों की बात करते हैं और उसी की राजनीति करते हैं, उसी की आड़ में छुपे रहते हैं, उसी की आड़ में छुपकर पूरे देश पर वार करते हैं, पूरे देश को लूटते हैं। पूरे देश को लूटकर क्या करते हैं आगे बताएंगे। तो लेकिन राहुल गांधी ने उनकी इस राजनीति पर पूर्ण विराम लगा दिया। अब नरेंद्र मोदी की सांप्रदायिक राजनीति के पिच पर राहुल गांधी जाकर के चौका छक्का लगा रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं। आ जाओ, धर्म की बात कर लो, भगवान शिव की बात कर लो, उनके न्याय की बात कर लो, उनके बारात की बात कर लो, संसद में फोटो दिखाकर बात करते आओ। धर्म की बात करोगे, धर्म के नाम पर वोट मांगोगे, मांग के दिखाओ। कहने का मतलब यह है कि अब तक जो कांग्रेस बचती रही कि नरेंद्र मोदी वाले पिच पर नहीं जाके खेलेंगे, यानी सांप्रदायिक मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। जैसे ही धारा 370, सांप्रदायिक मुद्दे, हिंदू मुसलमान के मुद्दे आते थे, कांग्रेस बचती बचाती अगल बगल से निकलने की कोशिश करती थी। लेकिन आज राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को घेर कर उन्हीं के मुद्दों पर लेके आते हैं। आओ, भगवान शिव की बात कर लो। और संसद में भी यहां तक कि नरेंद्र मोदी को उठकर खड़ा होना पड़ता है कि भाई ये तो देश का अपमान है। राहुल गांधी ताल ठोक कर कहते हैं ना 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 ना, ये देश का नहीं, आपका है। आप नफरत फैलाते हो, आप दोषी हो, आप हिंदू नहीं हो। और ये तो सच है कि नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है। हिंदुओं की जो परिभाषा होती होगी, लोग हिंदुओं के लिए जो परिभाषा रखे होंगे, यह सवाल मेरा हिंदुओं से भी है। अगर आपके मन में हिंदुओं के लिए कोई परिभाषा होगी, कोई सोच होगी, कोई समझ होगी, कोई आकलन होगा, कोई संकलन होगा, और आप तो कहते हैं आपके पास वेद है, शास्त्र है, पुराण है, अगर है तो उसके आधार पर क्या भारत का एक भी नागरिक सामने आकर कह सकता है कि नरेंद्र मोदी हिंदू हैं? कोई नहीं कह सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी वो सारे कर्म कर चुके हैं, कर रहे हैं, जो राहुल गांधी संसद में कहते हैं कि हिंदू कर ही नहीं सकता। यानी नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है, वो अपने आप को ही साबित कर। वैसे भी नरेंद्र मोदी हिंदू कहां है? नरेंद्र मोदी तो गुजराती हैं। उन्होंने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी ने कहा था जापान में कि मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है। वो नहीं कहा कि मैं हिंदू हूं, उन्होंने यह भी नहीं कहा कि मैं भारतीय हूं। होना तो यही चाहिए था, कहना तो यही चाहिए था कि मैं भारतीय हूं, व्यापार हमारी परंपरा में रही है। उन्होंने गुजरात की बात की, गुजराती की बात की। वो अपने आप को यह कहकर कि सिर्फ गुजराती ही व्यापार करते हैं, इस तरह से मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है, यानी भारत के और किसी के खून में व्यापार नहीं है। उन्होंने ये कहा था, उन्होंने सही कहा था, ये तो मैं भी जानता हूं। बेचना सिर्फ गुजराती जानते हैं, मोदी कहते हैं, मैं नहीं कहता। व्यापार नरेंद्र मोदी सिर्फ जानते हैं, यानी उनके खून में व्यापार है और किसी के नहीं है, ये नरेंद्र मोदी कहते हैं। और एक व्यापारी समाज के लिए कितना बड़ा घातक होता है, एक व्यापारी समाज के लिए कितना नुकसानदेह होता है, ये तो आप भी जानते हैं।
पुराणों से लेकर के, पुराने जमानों से लेकर के, मुगलों से लेकर के, अंग्रेजों से लेकर के आपको बहुत से इतिहास मिलेंगे कि व्यापारियों की क्या भूमिका रही है किसी देश के प्रति, आम आदमी के प्रति वो क्या करते हैं वो भी आपको पता है। एक व्यापारी होना सबसे बड़ा प्रमाण है कि वो समाज के योग्य नहीं है, यानी वो राजा बनने के योग्य नहीं है, वो मंत्री प्रधानमंत्री बनने के योग्य नहीं है। उसका व्यापारी होना ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि वो उसमें ये योग्यता आ ही नहीं सकती, क्योंकि व्यापारी व्यापार करेगा, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो खराब है, जो भी है, व्यापारी व्यापार करेगा, लाभ और हानि देखेगा। समाज लाभ और हानि से नहीं चलता, समाज संवेदनाओं से चलता है, समाज वेदनाओं से चलता है, समाज एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, समझ, समर्पण से चलता है। और वो किसी व्यापारी में नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने लाभ और हानि से बना होता है। व्यापारी का सबसे बड़ा दुर्गुण यही होता है, उसे गुण कह लो या उस व्यापारी के लिए सबसे बड़ा गुण है ये कि वो लाभ और हानि से बंधा है। लेकिन समाज के लिए सबसे बड़ा दुर्गुण है कि एक व्यापारी लाभ और हानि से बंधा हुआ है, वो समाज के लिए कुछ नहीं कर सकता। ये भूल जाइए कि मंदिर कहीं कहीं ये बनवाते हैं, कहीं क्या कभी भी बनवाते हैं, आपके लिए ये करते हैं। आप जानते हैं एक फैक्ट्री का मालिक जो व्यापारी होता है, जब फैक्ट्री का निर्माण करता है उसी समय वो एक चर्च, एक मंदिर, एक गुरुद्वारा, एक मस्जिद बना देता है। क्यों बना देता है? उसको लेबर चाहिए होता है, और उन लेबरों को यह समझ नहीं आनी चाहिए कि उसका लुटेरा ये मालिक है, इस फैक्ट्री का मालिक उसके श्रम का लुटेरा है, उसकी पूंजी का लुटेरा है, उसके धन का लुटेरा है। ये ना मालूम हो, इसके लिए उसकी गरीबी का कारण, उसके लुट जाने का कारण वो मंदिर में जाकर, मस्जिद में जाकर, गुरुद्वारे में जाकर उनसे, अपने भगवानों से पूछे, उस फैक्ट्री के मालिक को जिम्मेदार ना ठहराए। ये थियरी है। एक व्यापारी के लिए एक हथियार है धर्म, मजदूरों को बांट कर रखने के लिए और उन पर कंट्रोल करने के लिए, उन्हें गरीब बनाए रखने के लिए, उनका हक न देने के लिए, आपस में मिलकर लड़ने न लगे, उनकी फैक्ट्री में हड़ताल न हो जाए, इसके लिए। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि एक व्यापारी कभी भी प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, राजनीति में नहीं होना चाहिए, समाज में इस तरह के जैसे राजा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कभी न्याय नहीं कर पाएगा, वो कभी दान नहीं कर पाएगा। व्यापारी दान भी करता है ना, उसमें से कमीशन लेता है। आपने एक बात सुना होगा CSR फंड के बारे में, आई थिंक सो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड, उसको क्या जो भी कहते हैं। एक बहुत बड़ा रैकेट चलता है इसका पूरे भारत में। इतना ले लो, मैं इतना दे रहा हूं, मैं 100 करोड़ दे रहा हूं, ठीक है, 20 करोड़ तुम रख लो, 80 मुझे वापस कर दो। ये चलाते हैं ये व्यापारी। दान भी उसे दान में दिखाएंगे कि मैंने तो दान दे दिया, लेकिन उसे ब्लैक में अपने पास ले लेंगे। और ये खेल, ये रैकेट पूरे भारत में चलता है। बहुत बार बहुत लोगों से सुनने को मिलता है। कहने का अर्थ यह है कि दान में भी ये व्यापार करते हैं, मंदिर का व्यापार करते हैं। अडानी ने क्या किया? खरीद लिया ना अयोध्या की सारी जमीन, काशी की सारी जमीन वगैरह। खैर, अब अडानी पर आते हैं। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा विश्वासघात इस देश के साथ किया है। यह मेरा फाइनल चैप्टर है। नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा विश्वासघात इस देश के साथ किया है, और वो विश्वासघात है कि लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हिंदू राष्ट्र का झांसा दिया है, और हिंदू राष्ट्र की आड़ में अडानी राष्ट्र बनाया है। इसमें कोई दो राय नहीं। आज भारत की बिजली अडानी के कब्जे में है, भारत का कोयला अडानी के कब्जे में है, भारत का सीमेंट अडानी के कब्जे में है, भारत का रोड अडानी के कब्जे में है, भारत का रेल अडानी के कब्जे में है, भारत का पोर्ट अडानी के कब्जे में है, भारत का एयरपोर्ट अडानी के कब्जे में है, भारत का
अब धीरे धीरे कृषि क्षेत्र अडानी के कब्जे में हो रहा है। भारत की सारी जमीनें नरेंद्र मोदी धीरे धीरे अडानी को देना चाहते हैं, अडानी के कब्जे में दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आपका प्रधानमंत्री अडानी के कब्जे में है। यानी नरेंद्र मोदी ने देश को झांसा दिया हिंदू राष्ट्र का और बना डाला अडानी राष्ट्र। खैर, यह राष्ट्र आपका है, हमारा है, 180 करोड़ देशवासियों का है। अगर आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ने झांसा दिया है, अगर आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ने देश के साथ धोखा किया है, हिंदू राष्ट्र के झांसे में अडानी राष्ट्र बनाया है, मेरे दोस्त, आज अगर नरेंद्र मोदी और अडानी के खिलाफ आरएसएस खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी खड़ी है, उसका कारण नरेंद्र मोदी का अडानी राष्ट्र है। और आपको भी अगर लगता है कि नरेंद्र मोदी ने यह धोखा, यह झांसा, ये किया है, तो हटाओ यार नरेंद्र मोदी को। चलिए, हटा नहीं सकते, हमारे आपके बस में नहीं है, हो सकता है कम से कम आवाज तो उठा सकते हो, बोल तो सकते हो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी वापस जाओ। आवाज तो बुलंद कर ही सकते हो, बोल तो सकते हो, आवाज तो उठा ही सकते हो, क्यों नहीं उठाओगे? उठाना चाहिए। और अगर आपको लगे कि मैं सच कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी ने हिंदू राष्ट्र का झांसा देकर देश को अडानी राष्ट्र बना दिया, कुछ बचा है तो बता दीजिए। बीज अडानी के कब्जे में, जमीन अडानी के कब्जे में, कृषि संयंत्र अडानी के कब्जे में, पानी अडानी के कब्जे में, क्योंकि बिजली अडानी के कब्जे में है। मेरे दोस्त, आज अगर अडानी चाहे तो आदमी को भूखों मार सकता है, पूरे भारत को। आज अगर अडानी चाहे तो पूरे भारत का बिजनेस ठप कर सकता है। आज अगर अडानी चाहे तो पूरा ट्रांसपोर्ट ठप कर सकता है। आज अगर अडानी चाहे तो आपका आवागमन रोक सकता है। ना विदेश, आप भागना भी कोशिश करोगे तो विदेश नहीं जाने देगा, एयरपोर्ट उसका है। आप कोई माल बेचकर विदेश भेजना चाहोगे तो भेजने नहीं देगा, क्योंकि एयरपोर्ट उसका है। यानी इनडायरेक्टली नरेंद्र मोदी ने व्यापार किया है। उन्होंने जो कहा था कि वो गुजराती हैं और उनके व्यापार उनके खून में है, तो उन्होंने देश का व्यापार किया, खरीदा और बेचा। और यही गलत हुआ देश के साथ। एक व्यापारी का देश की, मतलब इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठना, प्रधानमंत्री बनना, देश के लिए अभिशाप बन गया। और इस अभिशाप को अगर आप महसूस करते हैं, समझते हैं, आपको भी आवाज उठाना चाहिए, आपको भी बोलना चाहिए।